अब बैंक खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये भगौड़े कौन है? अरे पूछिए अपने पुराने वित्त मंत्री से, कौन सी योजनाएं लेकर आए थे आप लोग? हजारों करोड़ रुपए दे दिए थे आपने। अरे क्या किया आप लोगों ने? हमने कानून भी बनाए और ये जो 53,000 करोड़ रुपया लेना है उसमें से 33% लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कानून बनाकर की। अरे उड़ा आपने दिए थे भारत के लोगों के पैसे, इसको वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कम से कम जानकारी लीजिए बोलने से पहले। आप कहते हैं 100 करोड़ लेने वाले को 1000 करोड़ रुपया कैसे देते हो? अरे भैया तो अपने नेताओं से पूछो कैसे देते थे, कैसे देते थे पैसे। ये लोग एनपीए की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनके पास डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनपीए है। मुझे नेता के नाम लेने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा एनपीए आपके पास कौन है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? वर्षा जी और प्रतिभा जी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गई हैं। राहुल जी इधर से उधर गए हैं, ये वाले अपने दूसरे नहीं। माननीय सभापति जी, जब आईबीसी लाए तो क्या सोच कर लाए थे? मैं उस पर जाना चाहता हूं अब, क्योंकि आईबीसी पे पूरा शुरू करते हैं। ये बड़ा सुधार का एक कार्यक्रम था और मोदी सरकार के लिए सिद्धांत सरल और शक्तिशाली था। हमने एक ऐसे नियम बनाए जहां वादों का पालन हो, पूंजी सुरक्षित हो, बिजनेस पूर्वानुमान और विश्वास के साथ चल सके। और हमने जो बिल लाए तो उस आईबीसी कोड के अंतर्गत एक एकीकृत लेनदार अनुकूल समयबद्ध कानून जो पुरानी उलझन, देरी और अन्याय को खत्म कर देता था वो लेकर आए थे। और आज 10 साल बाद ज्यादा अनुभव के साथ हम उसी सिद्धांत के साथ इसमें कुछ और संशोधन करने वाले ताकि और इसमें सुधार हो। और वो क्या संशोधन है अब मैं उस पर आने वाला हूं। पर आने से पहले एक व्यक्ति का नाम सभापति जी जरूर लेना पड़ेगा। मैं आपसे अनुमति इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सदस्य ना अब इस सदन का मेंबर है ना अब इस दुनिया में है। मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लेना चाहता हूं। मुझे राजनीति में लाने वाले भी वही हैं और ये आईबीसी का कानून लाने वाले भी वही हैं। और उन्होंने जटिल नहीं सरल कानून लेकर आए, वो सरल स्वभाव के भी थे। और इतना शानदार काम उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कहा था वो जीएसटी भी लाए, यहाँ पर ये आईबीसी भी लाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ उनकी सोच क्या थी जेटली जी की कि दिवालिये ढांचे को, खस्ता हालत को जब देखा तो उन्होंने क्या कहा कि सीका और बीएफआईआर ये सारे जितने थे इनसे एक बेहतर कानून हमें देना है। और रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कोई पुराना ताना बाना नहीं बुना, एक बिल्कुल नया बिल लेकर आए, एक नया ट्रैक बिछाया और देश को एक नया उपहार मोदी जी ने और जेटली जी ने दिया, जिसमें भारत अपने नए अनुबंधों को गंभीरता से लेता है, लेनदारों को सम्मान करता है और पूंजीदारों को भरोसेमंद जगह देता है। जेटली जी ने संसद में इस विधेयक को पेश करते हुए क्या कहा था कि भारत को दिवालिया संरक्षण की संस्कृति से लेनदार सशक्तिकरण की संस्कृति की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिजनेस का पुनरुत्थान ही लक्ष्य होना चाहिए, ना कि उसका विनाश। उन्होंने कहा था कि हितधारकों, लेनदार, कर्मचारी, विक्रेताओं और समाज के लिए मूल्य अधिकतम करना नैतिक और आर्थिक जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात समय सीमा पर कही थी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हर दिन जो अनिश्चितता पैदा करेगा वो उस एसेट को उतना खत्म करता चला जाएगा और अराजकता और क्रेडिट बाजार में लाएगा। इसलिए उन्होंने प्रवेश के लिए 14 दिन तय किए थे, 180 दिन में समाधान की बात कही थी और 320 दिन में कुल सीमा रखी थी जो इसमें कानून में लिखा गया था। लेकिन आज 330 दिन नहीं 650 दिन औसत लग रहे हैं। इस पे बिल पर संशोधन करना क्यों जरूरी माननीय सभापति जी? इसलिए मैं आ रहा हूं क्योंकि वो तो बिल पे बोली नहीं पहले। तो इसमें क्या हुआ, कहीं कोर्ट से देरी होती थी, कहीं नौकरशाही से देरी होती थी, कहीं और होता था। ये लोग अवरोध पैदा करते थे लेकिन बाजार की गति से काम नहीं करते थे।
सभापति महोदय, 2016 से अब तक आईबीसी के अंतर्गत लेनदारों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं। क्रेडिटर्स को 27,000 से ज़्यादा मामले औपचारिक प्रवेश से सुलझाए जा चुके हैं। 10 लाख करोड़ रुपए जो बैड लोन्स में था उसको प्रभावशाली ढंग से ले लिया गया, यानी कि नोटिस मिलने से स्वेच्छा से ही लोगों ने पैसे दे दिए। ये डर भी पैदा हुआ या जागरूकता पैदा हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के कारण तब जाके 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और ग्रॉस एनपीए भी मात्र 2.3% पे आया और नेट एनपीए तो 0.6% रह गया। समाधान योजनाओं से लेनदारों की लिक्विडेशन वैल्यू का औसतन 171% हमें मिला है। अब रिफॉर्म एक्सप्रेस की ड्राइवर कौन बनी? ड्राइवर कोई और नहीं बनी, निर्मला सीतारमण जी बनी। क्योंकि जब हम बिल लाए उसके 2 वर्षों के बाद जेटली जी हम सबको छोड़कर चले गए। निर्मला जी को नई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी और बहुत गंभीरता से निर्मला जी ने इस जिम्मेदारी को संभाला वित्त मंत्री के रूप में। लेकिन एक समस्या सभापति जी और आई। हम सब ने देखा कोविड का समय, दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया था, आर्थिक भी और जीवन पर भी। और उस समय सबसे बड़ा संकट हमारे संस्थाओं के ऊपर था, चाहे बैंक था चाहे औद्योगिक थी। उस समय आईबीसी को आए कुछ समय ही हुआ था। आईबीबीआई हो, एनसीएलटी हो या हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हो, इनको अभी उतना पैर जमाने का मौका नहीं मिला था। उससे पहले बड़ा संकट आ गया तो क्या करते? क्या उद्योग को बंद होने देते? नहीं। उस समय भी कोविड के समय प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए और पैकेज इस दिशा में था कि गरीब को खाना भी मिला तो उद्योगपति को मोरेटोरियम पीरियड भी मिला और लाखों करोड़ रुपया उनको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी मिला। और एनसीएलटी में एमएसएमई को ना लेकर जाएं तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया उसको कर दिया गया। ये सारे कई तरह के बदलाव हमारी सरकार ने किए। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जी आज बैठे, हमारे माननीय मंत्री जी हैं। ये कोविड के समय उस समय किया गया। अगर ये कदम उस समय निर्मला जी नहीं उठाते, मैं भी उस समय वित्त राज्य मंत्री था, हम लोग उस समय नहीं उठाते मोदी जी के कहने पे, तो आज बहुत सारे उद्योग बंद हो जाते। लाखों एमएसएमई बंद होने से बचे, 2 करोड़ के लगभग लोगों का रोजगार बचा और 1,40,000 करोड़ की देनदारी जो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाते ऋण, वो भी पैसा बचा तो नरेंद्र मोदी जी की समझदारी और उनके निर्णयों के कारण बचा है। एक मैं इसमें आपको और कहना चाहता हूं, एनसीएलटी बैंक की हमने क्षमता को बढ़ाया, आईबीबीआई की विश्व स्तर पर नियामक बनाया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इकोसिस्टम को विकसित किया और सूचना उपयोगिताओं को हमने बेहतर बनाया। आईबीबीआई के लक्षित नियमों को हर चरण से हमने परिष्कृत किया। यही नहीं, पिछले 3 सालों में सब स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद अब हमारी सिलेक्ट कमेटी ने बहुत शानदार काम करके लाए हैं। अब इसमें नए कोच कौन कौन से जुड़े हैं, क्योंकि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, ड्राइवर सीट पे निर्मला जी, तो कोच कौन कौन जोड़े गए जो नए रिफॉर्म्स के माध्यम से, उस पर मैं आ रहा हूं, जो अमेंडमेंट्स हैं। इस विधेयक में जो नया रिफॉर्म एक्सप्रेस से जोड़ा गया वो है क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIIRP, इंडियाज आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन। यानी कि हम न्यायालय जाने से पहले उसका समाधान बाहर कैसे कर सकें। माननीय सभापति जी, दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे यूके होगा, यूएसए हो गया, EU हो गया, जहां पर दिवालियेपन को लेकर बहुत अच्छे कानून बने हैं, वहां पर इस तरह का प्रावधान है। और आज भारत उन प्रावधानों के बराबर वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर लेकर आए हैं। देखिए, आज दिवालियापन जब होता है उसके समाधान के लिए क्या करना पड़ता है। एक मध्यम वर्ग का अगर कॉर्पोरेट होगा या छोटा होगा, कितना भी छोटा हो, सौगौतर राय जी, उसको कहां जाना पड़ता है? सरल सहमति वाला भी हो तब भी उनको एनसीएलटी के थ्रू जाना पड़ता है। एनसीएलटी की बेंचें बहुत मेहनत करें तब भी 20,000 केसेस पेंडिंग है। 330 दिन की बजाय 650 दिन लग रहे हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा तो क्या होगा? ये जो नया अध्याय 4A जोड़ा गया है, इससे पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। जहां मुख्य कर्ज नियंत्रित वित्तीय संस्थानों के पास है, अब समाधान प्रक्रिया बिना एनसीएलटी के फाइलिंग के शुरू, चलाई और पूरी की जा सकती है। जब तक समाधान योजना तैयार ना हो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो आरपी जिसको हम कहते हैं, पब्लिक नोटिस जारी कर सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस चला सकता है।
लेनदार और मैनेजमेंट 150 दिन में योजना बना सकते हैं। अगर योजना बन गई तो एनसीएलटी को मंजूरी देता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनी तो सामान्य सीआईआरपी में बदल जाती है। ये तेज और सस्ता है, गोपनीय है और बेहतर है और एनसीएलटी की पब्लिक सुनवाई होने वाली परेशानी कम करता है। सभापति महोदय, ये तरीका आज दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर है और इसको लेकर आए, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इससे एक नई जो एक्सप्रेस लाइन जो जुड़ी है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी कि कोटकूट में जाने का छूट जाएगा और मुख्य लाइन को बाईपास करके जुड़ जाएगी। इसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें सुरक्षा के साथ साथ कर्जदार को 30 दिन का समय भी मिलता है जवाब देने का। प्रक्रिया शुरू होने से 30 दिन में एनसीएलटी में वो चुनौती दे सकता है। वैकल्पिक मॉरिटोरियम संपत्ति की रक्षा करता है। अगर मैनेजमेंट सहयोग नहीं करता तो रुकावट डालता है तो एनसीएलटी में पूर्ण सीआईआरपी में इसको बदल सकता है और जवाबदेही से अब कोई नहीं बच सकता। यानी कि जो न्यायालय है, जो हमारी जुडिशरी है, वो भी अब जवाबदेही से, रेजुडिशियल प्रोफेशनल सीओसी कोई भी अब जवाबदेही से नहीं बच सकता। जो कोच 2 जो डिब्बा इसमें जुड़ा है वो है पूरे ग्रुप के लिए एक ट्रेन, ग्रुप इंसॉल्वेंसी, 1 ट्रेन फॉर द एंटायर ग्रुप। भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी ग्रुप होल्डिंग होती है, जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट कंपनी हो गई, सिस्टर कंसर्न्स हो गए। लेकिन आईबीसी जो है हर कंपनी को अलग अलग मानता था सभापति जी। अब अलग अलग एनसीएलटी में उसको ले जाना पड़ता था, अलग अलग क्रेडिटर्स कमेटी होती थी, अलग अलग रेजुडिशियल प्रोफेशनल होते थे। इससे उलझन भी होती थी, समय भी नष्ट होता था, मूल्य भी नष्ट होता था, फोरम शॉपिंग होती थी। नया सेक्शन 59A इज अ गेम चेंजर, ये बिल्कुल परिवर्तन ले आएगा। केंद्र सरकार को ग्रुप कंपनियों को ग्रुप इंसॉल्वेंसी बनाने का अधिकार देता है। एक ही एनसीएलटी बेंच होगी, ग्रुप सीओसी होगा, ग्रुप कोऑर्डिनेटर होगा और अलग अलग सीओसी को बीच एक बाध्यकारी समन्वय समझौते होंगे। सभापति महोदय, एक उदाहरण देता हूं वीडियोकॉन इंडस्ट्री का, नाम आपकी अनुमति से ले रहा हूं क्योंकि उनके भी 15 कंपनियों का दिवालिया हुआ, बहुत मुश्किल आई, सबसे जटिल और मूल्य नाशक हुआ। इनके कंपनियों की भद पिट गई, मूल्य खत्म हो गए, बैंकों का नुकसान हो गया। कानून था लेकिन थोड़ी थोड़ी त्रुटियां रह गई थी, उसके कारण भी नुकसान हुआ। फिर एक जेट एयरवेज जो एयरलाइन चलती थी उसका विदेशों में एसेट थे, तो हमारे पुराने कानून में उसमें प्रावधान ना के बराबर थे, तो उसमें बहुत जटिलता थी, मुश्किल भी आई। अब नया ढांचा इन समस्याओं का समाधान दे रहा है। कोच 3 जो जोड़ा गया, मेरे 10 मिनट और मैं पूरा कर रहा हूं, अपने टाइम में पूरा कर लूंगा। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे काम करेगा। इसमें क्या है, भारतीय कंपनियां जो दुनिया भर में काम करती है, उनकी संपत्ति, कारोबार, कर्मचारी दुनिया भर में है, लेनदार भी दुनिया भर में है, विदेशी कंपनियां भारत में है। जब क्रॉस बॉर्डर दिवालिया होता है तो उसमें पुराने आईबीसी में दम उतना नहीं था। कौन सा देश नियंत्रण होगा, कौन सा कोर्ट फैसला लेगा, ये सब इसमें प्रश्न चिन्ह थे। विदेश से संपत्तियां कैसी लाई जाएगी, आज तक मुश्किल आ रही है। नया सेक्शन 240C जो इसमें जोड़ा गया है वो सरकार को इसमें अधिकार देता है, जिसमें संसद की पूरी निगरानी होगी। नियम अधिसूचना से पहले सदन दोनों सदनों में रखे जाएंगे। भारत को यूनिक ट्रायल मॉडल लॉ जो है उसका जोड़ता है। दिस इज इंडिया टिकट टू द ग्लोबल इंसॉल्वेंसी एक्सप्रेस। ये विदेशी लेनदारों को कहता है, सभापति जी, ये विदेशी लेनदारों को कहता है आपके हित भारत के कोर्ट में सुरक्षित है, और विदेशी कोर्ट को कहता है भारत भरोसेमंद साझेदार है। विदेशी निवेशकों को कहता है भारत का कानूनी ढांचा विश्व स्तर का है। और जो चौथा कोच इसमें जुड़ने जा रहा है, अ क्लीन स्टेट प्रिंसिपल, अ गारंटीड फर्स्ट स्टार्ट। सभापति महोदय, रेजोल्यूशन अप्लाई करने वाली सबसे बड़ी बाधा पुरानी कानूनी दावों की अनिश्चितता थी। योजना समाधान योजना मंजूर हो जाती थी, नया मालिक आता था, फिर टैक्स विभाग आता था, फिर नए नए नोटिस आते थे। यानी कि आपको सब कुछ मिल जाने के बाद भी, नए मालिक का कोई कसूर होने के बावजूद भी सारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के क्लीन स्लेट मिल जाने के बाद भी कानून में अस्पष्टता थी, अब उसमें स्पष्टता लेकर आए।
अब जो नया मालिक होगा उसको क्लीन स्लेट, सारे पिछले सब देनदारियों से उसको मुक्ति मिलेगी, नए खरीदार को तो मिलेगी मुक्ति, लेकिन जो व्यक्ति है वो अभी भी जवाबदेह रहेगा। पुराने प्रमोटर गारंटर संयुक्त दायित्व वाले लोग अपने कृत्य के प्रति जवाबदेह रहेंगे। क्लीन स्लेट कंपनी को मिलेगी, व्यक्ति को नहीं। यानी कि अब चोरी चकारी करके भागेंगे तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन नए लेने वाले को आसानी से काम करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मिलेगा। पांचवा कोड जो जुड़ता है सीओसी अब ड्राइविंग सीट पर है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए और मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं